Assalamu alaikum. Welcome to the UNAPULSE AIPGET ऑनलाइन प्रिपरेशन सेंटर। मेरा नाम शाहिद इकबाल है और मैं यूनापल्स में प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन एंड सर्जरी के लेक्चर्स लिया करता हूँ। आज डेमो लेक्चर्स के तौर पे प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेवल ऑफ प्रिवेंशन को डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो आप वीडियो को एक बार पॉज करके इन पांचों क्वेश्चंस को देख लीजिए। फिर हम लोग जब लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और तब आप देखिएगा कि पहले आपका प्रिवेंशन के ताल्लुक से क्या कॉन्सेप्ट था और अभी क्या कॉन्सेप्ट है प्रिवेंशन के ताल्लुक से। तो आइए शुरू करते हैं। प्रिवेंशन की डिफिनेशन क्या होगी? प्रिवेंशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? The goal of medicine are to promote health, to preserve health, to restore health when it is impaired, and to minimize suffering and distress. Means medicine के goals ये है कि health को promote करना, health को preserve करना, and health को and distress को minimize करना। और ये जितने भी मेडिसिन के गोल्स ऊपर बयान किए गए हैं वो सब के सब एक वर्ड प्रिवेंशन के अंदर पिन्हा है, प्रिवेंशन के अंदर शामिल है। तो हम प्रिवेंशन की कुछ इस तरह से भी डेफिनेशन कर सकते हैं कि प्रिवेंशन हेल्थ को प्रमोट करना, हेल्थ को प्रिजर्व करना, हेल्थ को रिस्टोर करना जब वो इम्पेयर्ड हो जाए, एंड सफरिंग एंड डिस्ट्रेस को मिनिमाइज करना प्रिवेंशन कहलाता है। प्रिवेंशन 4 लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं। एक प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शियरी प्रिवेंशन। हम लोग चारों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन अगर हम देखें तो प्योरेस्ट सेंस में प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन ही प्राइमरी प्रिवेंशन है। क्यों? बिकॉज ये prevention of emergence of or development of risk factors। एक्चुअली प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन रिस्क फैक्टर्स के डेवलपमेंट होने को प्रिवेंट करता है या रिस्क फैक्टर को आने से ही रोक देता है। और किसी भी डिजीज को होने के लिए एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट का होना और इनका आपस में इंटरेक्ट करना जरूरी होता है। अगर रिस्क फैक्टर ही नहीं होगा, रिस्क फैक्टर ही को रोक दिया जाएगा तो डिजीज होने के चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। तो प्योरेस्ट सेंस में अगर हम कहें तो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन ही प्राइमरी प्रिवेंशन है। इसमें मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या क्या होता है? इंडिविजुअल एजुकेशन एंड मास एजुकेशन। Individual education and mass education is the mode of intervention in primordial prevention. Primordial level is best level of prevention for non-communicable diseases. और primordial prevention ज्यादा अच्छा है कि non-communicable disease के prevention के तौर पर किया जाए। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए बेस्ट मेथड है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। और ये हमेशा ज्यादातर अर्ली लाइफ में, चाइल्डहुड में किया जाता है। जैसे बच्चों को स्टार्टिंग से ही कहना कि जंक फूड नहीं खाए, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना है, लाइफ स्टाइल को अच्छा रखना है। मीन्स जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए हम इस तरह ये प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन को अपना सकते हैं। और ये ज्यादा अच्छा होता है चिल्ड्रंस के लेवल पे, स्टार्टिंग के लेवल पे। देन प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, it is the action taken prior to onset of disease। मीन्स डिजीज के होने से पहले जो भी एक्शंस लिए जाते हैं वो प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाते हैं। जो एक्शन लिए जाएंगे डिजीज होने से पहले, और ये जो एक्शन होगा आपका वो इस पॉसिबिलिटी को खत्म कर देगा कि इसके बाद भी कभी डिजीज हो। मीन्स मैंने जैसे ऊपर डिस्कस किया कि एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट, इन तीनों के इंटरेक्शन के बाद ही डिजीज होती है। तो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में
एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट तीनों प्रेजेंट होता है, बस ये तीनों आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं करते हैं, डिजीज अभी नहीं हुई होती है। डिजीज तब होगी जब इंटरेक्शन करेंगे, इन्वायरमेंट में है बट इंटरेक्ट नहीं कर रहे, उस टाइम पे हम जो भी प्रिवेंशन करेंगे वो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा। इसमें हम मूड ऑफ इंटरवेंशन क्या होता है, मूड ऑफ इंटरवेंशन पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं WHO ने क्रोनिक डिजीज के प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए दो अप्रोचेस बताए हैं, एक पॉपुलेशन स्ट्रेटजी एंड सेकंड हाई रिस्क स्ट्रेटजी। पॉपुलेशन स्ट्रेटजी में हम तमाम होल पेशेंट्स के हम प्राइमरी प्रिवेंशन के तौर पर वो स्ट्रेटजी को लागू करते हैं, तो वो पॉपुलेशन स्ट्रेटजी कहलाता है। जबकि हाई रिस्क के स्ट्रेंट्स के हम प्राइमरी प्रिवेंशन के तौर पर वो स्ट्रेटजी को लागू करते हैं, तो वो पॉपुलेशन स्ट्रेटजी कहलाता है। जबकि हाई रिस्क की स्ट्रेटजी हम जो उन इंडिविजुअल्स को करते हैं, उन इंडिविजुअल्स में ये स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं जो हाई रिस्क पर होते हैं। सपोज कीजिए डॉक्टर्स हैं, हेपेटाइटिस के पेशेंट्स को वो कंटिन्यू देख रहे हैं, तो हेपेटाइटिस का वैक्सीनेशन करना ये हाई रिस्क की स्ट्रेटजी कहलाएगा। इसमें मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या होता है, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रमोशन जैसे कि हेल्थ प्रमोशन इज टारगेटेड एट स्ट्रेंथनिंग द होस्ट थ्रू अ वैरायटी ऑफ अप्रोचेस एंड इंटरवेंशंस। हेल्थ प्रमोशन में हम होस्ट के इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं और इसके लिए कई सारे अप्रोचेस एंड इंटरवेंशंस अपनाए जाते हैं, जैसे हेल्थ एजुकेशन, environmental modification, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस, लाइफस्टाइल एंड बिहेवियरल चेंजेस वगैरह। देन सेकंड मोड ऑफ इंटरवेंशन है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन इज टारगेटिंग द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज थ्रू अ स्पेसिफिक इंटरवेंशन। मींस हम इसमें डिजीज को प्रिवेंट करने को टारगेट करते हैं स्पेसिफिक प्रिवेंशन के जरिए से, जबकि हेल्थ प्रमोशन में हम होस्ट के इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे थे। ओके, जैसे कंट्रासेप्शन है, वैक्सीन है, कीमो प्रोफाइलेक्सिस, यूज ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स दोनों के अंदर आ सकता है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर ही एंड हेल्थ प्रमोशन के अंदर ही। जैसे हम लोग अगर गिजाए दवाई गिजाए दवाई का इस्तेमाल करवाएं तो वो हेल्थ प्रमोशन के अंदर आ जाएगा। मीन्स उसके अंदर गिजाइत ज्यादा होगी तो वो हेल्थ को प्रमोट करेगा। अगर हम दवाई गिजाई का इस्तेमाल करवाएंगे जिसके अंदर दवाइयत ज्यादा होगी और गिजाइत कम होगी, तो वो हमें स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ये जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स है, यूज ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, अगर वो गिजाई दवाई के कबील से होंगे तो हेल्थ प्रमोशन में हो जाएगा, एंड दवाई गिजाई के कबील से होंगे तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंडर में आएगा। इसके अलावा द कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक हजार्ड्स इन जनरल एनवायरनमेंट, जैसे एयर पॉल्यूशन, नॉइस कंट्रोल, इनको भी कंट्रोल करना स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर आता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज अप्लाइड व्हेन रिस्क फैक्टर्स आर प्रेजेंट बट डिजीज हैज नॉट येट टेकन प्लेस। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन हम तब अप्लाई करेंगे जब रिस्क फैक्टर मौजूद होगा बट डिजीज अभी नहीं हुई होगी, जिसके बारे में बार बार बात कर रहा हूं कि होस्ट, एजेंट एंड इन्वायरमेंट तीनों प्रेजेंट होंगे एंड होस्ट के अंदर सुटेबल इन्वायरमेंट पाया जा रहा है कि इसको डिजीज हो सके, बट इन तीनों ने अभी इंटरैक्ट नहीं किया है आपस में। उस टाइम पे हम जो प्रिवेंशन करेंगे वो प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाएगा। इट सिग्निफाइज इंटरवेंशन इन द प्री पैथोजेनेसिस स्टेज। प्री पैथोजेनेसिस फेज ऑफ अ डिजीज में मींस डिजीज होने से पहले के जो फेज में इंटरवेंशन होगा वो प्राइमरी प्रिवेंशन का पार्ट होगा। Then next is secondary level of prevention. Secondary level of prevention
ये इट हॉल्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज एट इट्स इंसिपिएंट स्टेज। मींस स्टार्टिंग के स्टेज में ही डिजीज के प्रोग्रेस को रोक देना सेकेंडरी प्रिवेंशन कहलाता है, या इसी तरह से कॉम्प्लिकेशंस होने से प्रिवेंट कर देना, रोकना, ये भी सेकेंडरी प्रिवेंशन कहलाता है। इसमें मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या क्या होगा? इसमें मोड ऑफ इंटरवेंशन अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट होता है। अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट मीन्स जितना जल्दी हो सके डायग्नोसिस करेंगे और फिर ट्रीटमेंट करेंगे। नेशनल इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए से जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, या ज्यादातर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के लेवल पे ऑपरेट किया जाता है। देन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेकेंडरी प्रिवेंशन इज एन इम्परफेक्ट टूल इन कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। सेकेंडरी प्रिवेंशन डिजीज के ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा टूल नहीं माना जाता। अच्छा टूल किसको माना जाता है? प्राइमरी प्रिवेंशन को, कि जिस लेवल पे ये तीनों एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट इंटरैक्ट नहीं कर रहे होते, उस टाइम पे ही अगर हम प्राइमरी प्रिवेंशन लागू करें तो हम डिजीज को रोक सकते हैं। बिकॉज प्राइमरी प्रिवेंशन ये ज्यादा इफेक्टिव होता है और लेस एक्सपेंसिव भी होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन के मुकाबले में। दूसरा, इट इज एन इम्पोर्टेंट लेवल ऑफ प्रिवेंशन फॉर डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी एंड एसटीडीज। मीन्स सेकेंडरी प्रिवेंशन इन डिजीज के लिए, इन डिजीज को रोकने के लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, इम्पोर्टेंट है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन करना इन डिजीज में। देन थर्ड है टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन तब अप्लाई किया जाता है व्हेन डिजीज हैज एडवांस बियॉन्ड अर्ली स्टेज। जब अर्ली स्टेज से आगे बढ़ गया हो, एडवांस हो गया हो, तो हम टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन करते हैं। इसका मकसद ये होता है कि रिड्यूस और लिमिट इम्प्योरमेंट्स एंड डिसेबिलिटीज। इम्पेयरमेंट्स एंड डिसेबिलिटीज को रिड्यूस करना या उसको लिमिट कर देना। दूसरा, मिनिमाइज सफरिंग कॉज बाय एग्जिस्टिंग डिपार्चर्स फ्रॉम गुड हेल्थ। इन सफरिंग्स को भी मिनिमाइज करना, जो भी परेशानी हुई है उसको कम करने की कोशिश करना। इसमें मोड ऑफ इंटरवेंशन दो होते हैं, एक डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड सेकंड रिहैबिलिटेशन। डिसेबिलिटी लिमिटेशन क्या होता है कि इट प्रिवेंट्स द ट्रांजिशन ऑफ डिजीज फ्रॉम इम्पेयरमेंट टू हैंडीकैप। मीन्स इम्पेयरमेंट से हैंडीकैप में जाने को रोकता है। डिजीज के एक ट्रांजिशन जिसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट से हैंडीकैप में जाने से रोकता है। अभी हम लोग देखेंगे कि इम्पेयरमेंट हैंडीकैप होता क्या है। पहले इसको हम मोड ऑफ इंटरवेंशन को कंप्लीट कर लेते हैं टर्शियरी लेवल के। जैसे इसका एग्जांपल है फिजियोथेरेपी इन द पोलियो माइलाइटिस। दूसरा मोड ऑफ इंटरवेंशन है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन बोलते हैं कि किसी इंडिविजुअल को जिसके अंदर कोई डिसेबिलिटी हो गई हो, उसको हाईएस्ट पॉसिबल लेवल तक पहुंचाना उसके फंक्शंस को। मींस उस डिसेबिलिटी के साथ उसको हाईएस्ट पॉसिबल फंक्शंस तक उसको लेकर जाना, ये रिहैबिलिटेशन कहलाता है। सपोज कीजिए किसी को पोलियो हो गया है, जिसकी वजह से उसका एक पैर पैरालिसिस हो गया एक पैर के अंदर, तो उस पैरालिसिस लेग के साथ ही उसके फंक्शंस को हम इस लेवल तक उस बंदे को लेकर जाएं कि वो अपना काम अच्छे तरीके से कर पाए, अपना हाईएस्ट लेवल तक अपने फंक्शंस को कर पाए, तो ये रिहैबिलिटेशन कहलाता है। ओके, इसके अंदर जो सीक्वेंस होती है डिजीज के अंदर, वो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले सपोज कीजिए किसी को डिजीज हुई, डिजीज के बाद इम्प्योरमेंट होता है, जो मैंने ऊपर बात की थी कि मैं हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। इम्प्योरमेंट के बाद डिसेबिलिटी होती है। देन इसके बाद हैंडीकैप। हैंडीकैप इसके एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं, बाकी डिफिनेशंस वगैरह किसी और लेक्चर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। डिजीज जैसे किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया हो, डिजीज जैसे किसी बंदे का एक्सीडेंट हो जाए तो ये एक डिजीज या डिसऑर्डर कहलाएगा। उस एक्सीडेंट में अगर उसका कोई भी एनाटॉमिकल पार्ट, जैसे कोई हैंड
लॉस हो गया हो या लॉस ऑफ फूड हो गया हो तो वो इम्पेयरमेंट कहलाएगा। मीन्स कोई भी एनाटॉमिकल, फिजिकल या साइकोलॉजिकल लॉस या फंक्शंस अगर लॉस हो जाए तो वो इम्पेयरमेंट कहलाता है। डिसेबिलिटी कहेंगे जब वो लॉस ऑफ फूड नहीं हो, मतलब लॉस ऑफ फूड की वजह से अगर वो वॉक नहीं कर पा रहा, नहीं चल पा रहा, तो ये डिसेबिलिटी कहलाएगा। एंड देन हैंडीकैप उसको बोलेंगे कि उस वॉक नहीं कर पाने की वजह से उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही, उसको जॉब नहीं मिल पा रही, तो ये हैंडीकैप कहलाएगा। डिजीज मीन्स एक्सीडेंट हुआ, इम्प्योरमेंट मीन्स उस डिजीज में या एक्सीडेंट के अंदर उसका फूट लॉस हो जाना इम्प्योरमेंट कहलाएगा। और उस फूट लॉस हो जाने की वजह से वो अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा, वो चल नहीं पा रहा, तो वो डिसेबिलिटी कहलाएगा। और उस नहीं चल पाने की वजह से उसको जॉब नहीं मिल पा रही, तो वो हैंडीकैप कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट मैंने लेवल ऑफ प्रिवेंशन को समराइज कर दिया है। 4 लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। फेजेस ऑफ डिजीज क्या होती है प्राइमोडियल के अंदर, कि अंडरलाइंग कंडीशंस लीड टू कॉजेशंस, मीन जो अभी कंडीशंस हो रहे हैं उसकी वजह से रिस्क फैक्टर्स डेवलप हो सकता है, कॉज डेवलप हो सकता है। देन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मिनिमाइज हजार्ड टू हेल्थ, हेल्थ हजार्ड को मिनिमाइज करना। देन इंटरवेंशन इसमें हम लोग क्या करते थे, इंडिविजुअल एजुकेशन एंड मास एजुकेशन। टारगेट ग्रुप कौन से होते हैं, टोटल पॉपुलेशन, पूरे पॉपुलेशन हो सकते हैं, या सिलेक्टेड ग्रुप इंडिविजुअल भी हो सकता है। देन प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या होता है कि फेज ऑफ डिजीज, इसके अंदर स्पेसिफिक कॉजल फैक्टर्स होते हैं। मींस डिजीज किस फेज में होता है अभी, स्पेसिफिक कॉजल फैक्टर्स के अंदर, मींस कॉज आ चुका होता है, रिस्क फैक्टर्स आ चुके होते हैं, बट वो इंटरैक्ट नहीं करता, अभी डिजीज नहीं हुई होती है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इंसिडेंस को रिड्यूस करना। इंसिडेंस क्या होता है कि न्यू केसेस इन अ स्पेसिफाइड पॉपुलेशन इन अ गिवन टाइम पीरियड इज कॉल्ड इंसिडेंस। नए केसेस का आना इंसिडेंस कहलाता है। जबकि प्रेवेंस बोलते हैं न्यू केसेस प्लस ओल्ड केसेस किसी भी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में, किसी खास ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर अगर वो डिजीज हो तो वो प्रेवेलेंस कहलाएगा। इंटरवेंशन क्या करते हैं इसमें, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। टारगेट ग्रुप टोटल पॉपुलेशन होते हैं, सिलेक्टेड ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन में ये डिजीज के अर्ली स्टेज में होता है। देन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि डिजीज के ड्यूरेशन को शॉर्ट किया जाए एंड प्रिवेलेंस को रिड्यूस करना ऑब्जेक्टिव है सेकेंडरी प्रिवेंशन का। इंटरवेंशन इसमें अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट करते हैं। जबकि टारगेट ग्रुप वो होते हैं इंडिविजुअल विद एस्टैब्लिश्ड डिजीज, जिसके अंदर डिजीज डायग्नोस हो चुकी हो। टर्शियरी प्रिवेंशन ये डिजीज के लेट स्टेज में होता है। एंड देन ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है कि रिड्यूस द नंबर या इम्पैक्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस के नंबर्स को या इम्पैक्ट को रिड्यूस करना। इंटरवेंशन इसमें डिसेबिलिटी लिमिट करते हैं एंड रिहैबिलिटेट करते हैं। एंड इसका टारगेट ग्रुप पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी डिजीज हो चुकी हुई होती है। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के बाद मैं कुछ देर का पॉज लूंगा जिसमें आप आंसर सोच सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इज, रिस्क फैक्टर के इमरजेंस को प्रिवेंट करना क्या कहलाता है, प्राइमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन या टर्शियरी प्रिवेंशन। ओके, रिस्क फैक्टर के इमरजेंस को प्रिवेंट करना, वन बाय वन देखते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन में ओके, प्राइमरी प्रिवेंशन में रिस्क फैक्टर आ चुका होता है। मींस एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट तीनों होते हैं बट इंटरैक्ट नहीं किए हुए होते हैं, तो इसमें तो रिस्क फैक्टर आ चुका है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में डिजीज हो चुकी होती है, रिस्क फैक्टर इंटरैक्ट भी कर चुके होते हैं, डिजीज भी हो चुकी होती है। टर्शियरी प्रिवेंशन में डिजीज एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी हुई होती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, प्राइमोडियल प्रिवेंशन। प्राइमोडियल प्रिवेंशन में रिस्क फैक्टर के इमरजेंस को या रिस्क फैक्टर के डेवलप होने को ही प्रिवेंट किया जाता है, उसको हम प्राइमोडियल प्रिवेंशन कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि इम्यूनाइजेशन इज, इम्यूनाइजेशन किसको कहेंगे, इम्यूनाइजेशन इज प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन या डिसेबिलिटी लिमिटेशन।
ओके, इम्यूनाइजेशन इज प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी, पहले हम सेकेंडरी प्रिवेंशन करते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन तब बोलते हैं कि जब डिजीज हो चुकी हुई होती है, मींस एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट तीनों इंटरैक्ट कर चुके हैं, डिजीज हो चुकी। तो जब डिजीज हो जाने के बाद हम वैक्सीन नहीं लगाते, इम्यूनाइजेशन नहीं करते। टर्शियरी प्रिवेंशन में डिजीज एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी हुई होती है। डिसेबिलिटी लिमिटेशन, लिमिटेशन टर्शियरी प्रिवेंशन का मोड ऑफ इंटरवेंशन है। तो आंसर क्या हुआ? प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन मींस कि एजेंट भी है एंड होस्ट भी है, इन्वायरमेंट भी है, बट अभी इंटरैक्ट नहीं किया है, मींस डिजीज होने के पूरे चांसेस हैं बट डिजीज हुई नहीं है, उससे पहले हम इम्यूनाइजेशन करते हैं, वो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर फॉल करेगा। देन थर्ड क्वेश्चन ये है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टर्शियरी प्रिवेंशन। टर्शियरी प्रिवेंशन का इनमें से कोई एक एग्जाम्पल है, वो कौन सा है? नंबर 1 वैक्सीनेशन, immediate diagnosis and treatment, rehabilitation, health education. ओके, टर्शियरी प्रिवेंशन का इसमें एग्जांपल वैक्सीनेशन नहीं हो सकता, इसलिए कि वैक्सीनेशन इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। इमीडिएट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ये एग्जांपल है सेकेंडरी प्रिवेंशन का, जिसके अंदर की डिजीज हो चुकी होती है, प्री पैथोजेनेसिस स्टेज के, पैथोजेनेसिस स्टेज में पहुंच चुका होता है। देन रिहैबिलिटेशन इज अ एग्जांपल ऑफ टर्शियरी प्रिवेंशन, जब डिजीज एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी होती है तो उस टाइम पे हम रिहैबिलिटेट करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी प्रिवेंशन। इनमें से कौन प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर फॉल करेगा, कौन प्राइमरी प्रिवेंशन है? एक्टिव ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन, स्क्रीनिंग, रिहैबिलिटेशन। ओके, एक्टिव ट्रीटमेंट ये सेकेंडरी प्रिवेंशन का पार्ट है, इसलिए कि सेकेंडरी प्रिवेंशन में डिजीज हो चुकी होती है तो हम एक्टिव ट्रीटमेंट, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा वैक्सीनेशन, जो कि हमने सेकेंड वाला क्वेश्चन भी तकरीबन यही था। प्राइमरी प्रिवेंशन का जो पार्ट होगा या प्राइमरी प्रिवेंशन इनमें से जो होगा वो वैक्सीनेशन होगा, इसलिए कि हम वैक्सीनेशन तब देते हैं जब डिजीज होने के चांसेस होते हैं, मींस एजेंट, होस्ट फैक्टर, एनवायरनमेंट सुटेबल होता है, बट डिजीज नहीं हुई होती है, उस टाइम पे हम वैक्सीनेशन करते हैं। तो प्राइमरी प्रिवेंशन इनमें से वैक्सीनेशन है। रिहैबिलिटेशन नहीं होगा, इसलिए कि रिहैबिलिटेशन ये टर्शियरी प्रिवेंशन का पार्ट है। स्क्रीनिंग के अंदर हम कंटिन्यूअस स्क्रूटनी करते रहते हैं डिजीज के फैक्टर्स के बारे में, तो वो ये इसमें प्रिवेंशन कुछ है नहीं स्क्रीनिंग के अंदर। देन डिसेबिलिटी लिमिटेशन इज मोड ऑफ इंटरवेंशन फॉर। डिसेबिलिटी लिमिटेशन किसका इंटरवेंशन है? प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शियरी प्रिवेंशन। ओके, डिसेबिलिटी लिमिटेशन इनमें से किसका पार्ट है? प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन ये इसका पार्ट तो हो नहीं सकता, इसलिए कि डिजीज होने से बहुत पहले, उस टाइम पे रिस्क फैक्टर्स भी नहीं होता, उसमें हम प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन करते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन जब रिस्क फैक्टर्स होता है बट वो इंटरैक्ट नहीं किए हुए होते हैं, डिजीज होने से पहले का स्टेज है, इसके अंदर भी नहीं करते। सेकेंडरी प्रिवेंशन में अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट किया जाता है। टर्शियरी प्रिवेंशन का मोड ऑफ इंटरवेंशन है डिसेबिलिटी लिमिटेशन। डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन इज द मोड ऑफ इंटरवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी टर्शियरी प्रिवेंशन। उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर्स अच्छा लगा होगा, और आप लोग कमेंट बॉक्सेस के अंदर मेंशन करें कि आप में आपको 5 में से कितने नंबर आए, 5 आउट ऑफ कितने, 5 रहे या 4 रहे। और कुछ भी सजेशंस इसके ताल्लुक से हो तो वो भी मेंशन करें। शुक्रिया।